ओके, स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग आज पढ़ेंगे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में। देख, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ने से पहले यू नीड टू नो अबाउट समथिंग। क्या है? पहली चीज कि प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के बारे में जानना जरूरी है। और दूसरी चीज, हवाएं कहां से कहां चलती हैं, क्योंकि जब तू प्रेशर जानेगी तो तुझे पता चलेगा कि हवाएं कहां से कहां चलेंगी। ठीक है, तो प्रेशर में मैंने तुझे प्रेशर बेल्ट पढ़ा दिया है और विंड हवाओं के बारे में पढ़ा दिया है। विंड हवाओं के बारे में पढ़ा दिया है। मैंने बताया कि प्रेशर में एक होता है हाई प्रेशर और एक होता है लो प्रेशर। मैंने ये भी बता दिया कि लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है और उस सिचुएशन में क्या होती है, जहां पर अधिक धूप पड़ती है, यानी हीट अधिक होता है। हीट जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर अधिक होता है तो वहां पर क्या क्रिएट होता है? लो प्रेशर। और जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो वहां की गैसें गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं और उस जगह पर आसपास की जो हाई प्रेशर पर रहने वाली जो गैसेस हैं वो लो प्रेशर की तरफ चलने लगती हैं। बात समझ में आ? इतना चीज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम समझते हैं साइक्लोन के बारे में, यानी साइक्लोन का क्रिएशन कैसे होगा। साइक्लोन, साइक्लोन को हिंदी में कहते हैं चक्रवात। चक्रवात यानी हवाओं का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम जाना ही साइक्लोन कहलाता है। ठीक है, देख अब इसको समझ आराम से। ये कोई प्लेस है, एरिया है। इस एरिया में चारों तरफ क्या था? जंगल। ठीक है, मैं यहाँ ये क्या हो गया? जंगल बना रहा हूं। चारों तरफ था जंगल। फिर आए इंसान, और इंसान से दरिद्र कोई नहीं। इंसानों ने जंगलों को कर दिया साफ, और सपोज कि इतना एरिया क्या हो गया? साफ हो गया। यहाँ पर पूरा क्या हो गया है? ये एरिया अब जमीन हो चुकी है, लैंड है, और आजू बाजू क्या है? जंगल है। तो जब सूरज निकलेगा, सूरज, सन, और सन की रेज धरती पर आएंगी, तो बता ये एरिया जल्दी गर्म होगा, ये एरिया? नंबर 2 या नंबर 1? नंबर 1 जल्दी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि सूरज की जो रेज होंगी वो डायरेक्ट जमीन पर पड़ जाएंगी, और नंबर 2 वाले एरिया में पेड़ पौधे हैं, छाया रहेगा, वो सूरज की किरणों को रोक लेंगी। तो इसलिए जब कभी गर्मी के मौसम में तू पेड़ पौधों के नीचे जाती है तो तुझे हवाएं ठंडी चलती हुई महसूस होती हैं। और कोई ऐसा एरिया है, खेत है, बड़ा मैदान है, वहां पर गर्मी में चली जा तो तुझे हवाएं गर्म महसूस होती है चलती हुई। ठीक है, तो ये जो जमीन है, इस जमीन से हवाएं गर्म हो जाएंगी। हवाएं जब गर्म होंगी तो गर्म होकर कहाँ उठेंगी? ऊपर की तरफ उठने लगेंगी, और यहाँ क्रिएट क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। और लो प्रेशर होने की वजह से आसपास की जो ठंडी हवाएं रहेंगी, आसपास की जो ठंडी हवाएं रहेंगी वो कहाँ आ जाएंगी? इस डायरेक्शन में आ जाएंगी, इसे फिलअप करने के लिए। बात समझ में आ रहा? हाँ, यानी आसपास की एरिया में क्या रहेगा? हाई प्रेशर। ठीक है, आसपास के एरिया में हाई प्रेशर रहेगा ना। हाँ, तो हाई प्रेशर से हवाएं कहां चली आएंगी? लो प्रेशर में। अब देख इसको समझ कि ये जो जमीन था तेरा, यहां था लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर। हवाएं आसपास के एरिया से ऐसे आना चाहती थी, कहां पर? लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि यहाँ क्या है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर चारों तरफ है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। अब देख ये घटना कहाँ हो रही है? सपोज कर कि ये घटना हो रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और फेरेल के लॉ के अकॉर्डिंग मैंने तुझे बताया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो अपने दाहिने डायरेक्शन में घूम जाती हैं, राइट डायरेक्शन में घूम जाती है। तो बता, ये जो हवा है ये आना तो चाहती थी सीधे, लेकिन ये अपने कौन से डायरेक्शन में घूम जाएगी? राइट। तो इसका राइट क्या होगा? ये होगा कि ये होगा? नीचे वाला राइट होगा। वापस से देख, तू अपने आप को इसके मुंडी के पास खड़ी करके देख, ऊपर से देख। तो ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो पहले मुंडी ऊपर है ना उसका लेफ्ट राइट लिख लो। जैसे इसका ये लेफ्ट है, इसका एक राइट है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग लिखते चलो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। बात समझ में? अब सारी की सारी हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही हैं, इसलिए सब हवा अपने किस डायरेक्शन में घूमेंगी? राइट डायरेक्शन में। तो ये हवा सीधे आना चाहती थी, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से किस में घूम जाएगी? राइट डायरेक्शन में। ये भी हवा सीधे आना चाहती थी, लेकिन राइट डायरेक्शन में। ये भी हवा सीधे आना चाहती थी, लेकिन राइट डायरेक्शन में। और ये हवा भी राइट डायरेक्शन में, ठीक है। अब देख, ये सारी की सारी हवाएं मिल करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ रही थी, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ आ रही थी। तो इनका डायरेक्शन देख रही कैसे हो रहे हैं? ये ऐसे ऐसे चल रही हैं, ठीक है, ऐसे घूम रही है। तो बता, तेरे घर में घड़ी होगा, यहाँ होगा 12, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 3। घड़ी ऐसे ऐसे घूमती है या ऐसे ऐसे? पहला वाला जो किया वैसे घूमता है। बता, ये हवाओं का डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनरेट होने वाली जो साइक्लोन होंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनरेट होने वाले जो साइक्लोन होंगे उसका डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं जो जो सवाल पूछूंगा देख, उसका तू आंसर खुद देख। बता, जो जब साइक्लोन बनेगा तो साइक्लोन बनने के टाइम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात कर रहा हूँ, हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन बनने के टाइम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन बनने के टाइम जो सेंटर पॉइंट होगा जहां पर सारी हवाएं आकर के मिल रही होंगी, वहां का प्रेशर लो या हाई? वहां का टेम्परेचर हाई या लो? टेम्परेचर हाई। यानी तूने देखा कि बीच वाले पॉइंट में प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई, हवाओं का ये जो साइक्लोन है इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ये बीच वाला जो एरिया होता ना उसे कहते हैं आई। आई मतलब आंख। किसकी आंख? चक्रवात की आंख, यानी आई ऑफ साइक्लोन, ठीक है। तो साइक्लोन, साइक्लोन किसे कहेंगे? कि अगर कैसे जनरेट होगा, साइक्लोन बनेगा कैसे? किसी भी एरिया में अचानक से वहां का टेम्परेचर बढ़ जाए, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहां का जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएं, आसपास की हवाएं चारों तरफ से भरने के लिए आ जाएंगी। तो चारों तरफ से आने की वजह से क्या हो जाएगा? ये एक सर्कुलेशन, एक घुमावदार एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। तो साइक्लोन कैसे जनरेट हो रहा है ये समझ में आया क्या? कैसे जनरेट हो रहा है? हाँ बता, साइक्लोन कैसे जनरेट होगा? किसी पर्टिकुलर एरिया में, देख सुन ध्यान से, किसी पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाए तो वहां का प्रेशर कम हो जाएगा, तो आसपास से जो हवाएं रहेंगी उस लो प्रेशर पे टूट पड़ेंगी, क्योंकि फेरल के लॉ के अनुसार सारी हवाएं अपने राइट डायरेक्शन में घूमेंगी। इसलिए ये हवाएं जब इस लो प्रेशर पर पहुंचेंगी तो एक चक्र की आकृति बना लेंगी, यानी एक सर्कुलेशन पाथ ड्रॉ करेंगी, जो हमें किसकी तरह दिखाई देता है? अंग्रेजी के भी अक्षर की तरह दिखाई देता है। अंग्रेजी के भी 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 भी, यानी नीचे से क्या रहेगा? पतला, और ऊपर जाते जाते ये चौड़ा हो जाता है, ठीक है, ऊपर जाते जाते चौड़ा हो जाता है, और यही क्या कहलाता है? साइक्लोन, चक्रवात। बात समझ में? तो देख, अब मैं
साइक्लोन के कुछ पॉइंट जो कि पूछूंगा वो बताना। यहाँ है फिर से, ये है लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, ठीक है, लो प्रेशर एरिया। हवाएं चारों तरफ से यहाँ अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगी, अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगी। अब बता, सारी की सारी हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही है, सारी की सारी हवाएं, तो कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगी? राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मूव करेंगी, जिसकी वजह से एक कौन सा पाथ ड्रॉ कर लेंगी ये लोग? सर्कुलर पाथ ड्रॉ करेंगी, और ये किसका फॉर्म ले लेगा? साइक्लोन का फॉर्म ले लेगा। तो बता, साइक्लोन यानी चक्रवात के टाइम, चक्रवात के टाइम नंबर 1, आई ऑफ द साइक्लोन में, आई ऑफ द साइक्लोन, आई ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन यानी जो मिड पोर्शन है, मिड पोर्शन को क्या कहेंगे? इसको आई, ठीक है, मैं आई लिख देता हूँ, बाकी आगे तो लिखा हुआ हूँ। आई आंख, माँ की आंख नहीं, साइक्लोन की आंख, साइक्लोन की आंख। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई। हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही हैं, इसलिए किस डायरेक्शन में मूव करती हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड किस डायरेक्शन में मूव करती हैं? कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड मूव्स इन राइट डायरेक्शन ड्यू टू कौन सा फोर्स? कोरियोलिस फोर्स। और क्या क्रिएट कर, एक कौन सा पाथ ड्रॉ करती हैं? ड्रॉ सर्कुलर पाथ, ड्रॉ सर्कुलर पाथ कॉल्ड साइक्लोन। बात समझ में? बता, साइक्लोन जब आता है तो साइक्लोन का शेप पूछेगा, शेप कैसा होता है? वी के टाइप का होता है। साइक्लोन का जो शेप होता है वो वी शेप होता है, अंग्रेजी के वी के आकार दिखाई देता है, ठीक है। ये साइक्लोन, ये जो साइक्लोन होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी हवाएं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मिलती हैं, और उस पॉइंट के आसपास जो भी चीज रहेगा उसे उड़ा ले जाएंगी, उसे डिस्ट्रॉय कर देंगी। बात समझ में है? हाँ, ये जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन, साइक्लोन ये खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। बात समझ में आई? ओके, अब मैं तुझे दिखाता हूँ साइक्लोन कितना डेंजरस होता है। देख, साइक्लोन जब आता है तो आसपास के पेड़ पौधे उथल पुथल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है? देख, ये जो साइक्लोन है ये नीचे से देख कैसा है, पतला है, और ऊपर जाकर के चौड़ा हो जाता है, ऊपर जाकर के चौड़ा हो जाता है, ठीक है। इसे, इसका जो बीच वाला एरिया रहता है इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोन की आंख, आई, ठीक है, आई ऑफ द साइक्लोन। इसका शेप कैसा होता है? वी के आकार का होता है, वी के आकार का होता है। बता, यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा? लो रहेगा, और आसपास का प्रेशर कैसा रहेगा? हाई रहेगा। ये जो हवाएं हैं कहेगा कि ये क्लॉकवाइज
मतलब ये जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा? ये साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो देख एंटी, लिख देता हूँ, साइक्लोन मूव्स एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बात समझ में आया? अब देख ये इतना खतरनाक आता है साइक्लोन कि आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं उखड़ जाते हैं। किसी का घर वगैरह रहेगा तो छप्पड़ फाड़ के लेकर के चला जाता है। बात समझ में आया क्या? हाँ। अब देख मैं तुझे वर्ल्ड मैप बनाता हूँ और वहां पर हम देखते हैं, कुछ सवालात पूछूंगा, उसके आंसर देना। ये वर्ल्ड मैप दिख रहा है। पूरी दुनिया पर सूरज की किरण, सूरज का जो रे है, सन रेज, वो किन दो रेखाओं के बीच में सबसे ज्यादा पड़ता है? ये है कैंसर और ये है कैप्रिकॉर्न। और यही दो रेखाओं के बीच में, इन्हीं दो लाइंस के बीच में सन रेज बहुत अधिक पड़ता है। इक्वेटर है, ठीक है, ये बीच वाला इक्वेटर, जो इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे कहलाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर, बात समझ में आया? ओके। अब देख जो साइक्लोन जनरेट होंगे वो इन्हीं रीजन में मैक्सिमम जनरेट होंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? जो साइक्लोन जनरेट होंगे वो इस रीजन में मैक्सिमम जनरेट होंगे, ठीक है। ये क्योंकि कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध हिंदी में क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोरॉइड जोन। बता नहीं हो सब? टोरॉइड जोन, टेम्परेट जोन, पोलर जोन, याद है? जंगल वंगल पढ़ा रहा था तब। हाँ ठीक है। तो कहेगा कि सबसे ज्यादा साइक्लोन कौन से एरिया में जनरेट होंगे? टोरॉइड जोन में। अब देख भारत में हम देखते हैं कि हमारा जो साइक्लोन इधर जनरेट होता है और इधर भी जनरेट होता है। देख तुझे पता है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन जनरेट होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनरेट होगा मतलब इस इक्वेटर के ऊपर होगा, और कोई साइक्लोन अगर यहाँ जनरेट हुआ, ठीक है, यहाँ जनरेट हुआ, तो ये कैसे घूमेगा? ये हवाएं तो राइट में घूमेंगी लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ ऐसे ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा आगे, और यहाँ से जनरेट होकर के ये सीधा आके किससे टकराएगा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, बंगाल, है कि नहीं, पूरा का पूरा भारत से आकर के टकराता है और इस वाले एरिया को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। तो तू देखती होगी यहाँ पर हमेशा जो क्या आते रहते हैं, साइक्लोन आते रहते हैं, टकराते रहते हैं, तबाही होती रहती है। यानी जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है उसमें अगर साइक्लोन आया तो ये साइक्लोन क्या करेगा? तबाही मचाएगा भारत में। लेकिन अगर कोई साइक्लोन कहाँ जनरेट हो रहा है? ये अरेबियन सी में, अरेबियन सी में। तो देख अरेबियन सी में अगर जनरेट होगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते किधर चला जाएगा? हमारे भारत से दूर चला जाएगा और जाकर के ओमान की खाड़ी वगैरह में टकराएगा। तो क्या अरेबियन सी में जनरेट होने वाले साइक्लोन से भारत में ज्यादा नुकसान होता है? नहीं, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत बारिश हो जाता है, गुजरात में बारिश हो जाता है, लेकिन जितना भयानक नुकसान ये उड़ीसा वाला होता है,
ये आंध्र प्रदेश वाला होता है, वो तो बहुत तबाही लाता है, हर साल का है, तूने देखा है न्यूज में, है ना। तो पूछेगा अगर कि बताओ भारत में जो बे ऑफ बंगाल में जनरेट होने वाला साइक्लोन है वो ज्यादा डेंजरस होता है या अरेबियन सी में जनरेट होने वाला साइक्लोन ज्यादा डेंजरस होता है? बे ऑफ बंगाल वाला, ठीक है, भारत के रिस्पेक्ट से। ऐसा नहीं कि जो अरेबियन सी में है वो कम डेंजरस होगा, साइक्लोन है तो वो डेंजरस होगा ही होगा, लेकिन हिट किसे करेगा जाकर के? वो ओमान की खाड़ी वगैरह में हिट करेगा, यहाँ पर जो कि ट्रेवल करने में इसको काफी टाइम लगता है तो उतना इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन यहाँ जनरेट होता है और हद से पहुंच जाता है यहाँ पे, तो इसको इम्पैक्ट ज्यादा कर पाता है, ठीक है। अब देख, साइक्लोन को बने रहने के लिए साइक्लोन को बने रहने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? कंटिन्यूअस हवाओं की सप्लाई होनी चाहिए, है ना, क्योंकि साइक्लोन चलेगा कैसे? हवाएं रहेंगी तभी तो साइक्लोन चलेगा। अरे साइक्लोन है क्या? वो हवाएं ही है जो सर्कुलर पाथ में घूम गई हैं। समुन्दर में जब धूप पड़ती है, पानी गर्म होती है और कंटिन्यूअस समुन्दर से क्या आती रहती है? हवाओं की सप्लाई आती रहती है, सप्लाई आती रहती है। तो तू देखती होगी कि समुन्दर में इन साइक्लोनों का स्पीड बहुत तेज रहता है, हाँ, 65 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 152 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं ये साइक्लोन समुद्र में। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ये कोस्ट से टकराती हैं और यहाँ से ये जमीन की तरफ जाती है, तो जमीन में क्या, जमीन पर कोई पानी का सोर्स इतना बड़ा है कि वहां से भाप बन भर के इनको कंटिन्यूअस सप्लाई मिलते रहे? नहीं, इसलिए जमीन से टकराते ही या किसी भी कॉन्टिनेंट से टकराते ही हवा की सप्लाई हो जाती है बंद, और जिसकी वजह से ये साइक्लोन खत्म हो जाते हैं। बात समझ में आएगी क्या? ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, अगर मेंस में आया लिखने को कि साइक्लोन के बारे में लिखो या एंटी साइक्लोन के बारे में लिखो, तो ये सब लिख देना वैसे ही कि कहाँ जाकर के वो खत्म हो जाता है, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ रहेगी, जमीन पर रहेगी या समुद्र पर? समुद्र पर। क्यों? क्योंकि वहां पर उसे कंटिन्यू क्या मिल रहा है? हवा। वाटर नहीं है, वाटर क्या करेगा इसमें रह के? पानी गर्म होके हवाओं में मिल रहा है ना, हवा यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, हवाएं यहाँ की गर्म होकर उठ रही हैं फटाफट फटाफट, ठीक है, तो कंटिन्यू सप्लाई होती रहती है हवाओं की, तो इसकी वजह से यहाँ समुन्द्र में जो कि हवाओं की कोई कमी नहीं है, वो इसकी स्पीड बहुत तेज रहती है। जमीन पर जाते ही इसको पेड़ मिलता है, घर मिलता है, जमीन मिलता है, हवाएं का सप्लाई उतना अच्छे से नहीं मिल पाता है, इसलिए यहाँ इसकी स्पीड लो हो जाती है और कुछ टाइम बाद जमीन में मतलब कि लैंड मास पर पहुंचते ही ये खत्म हो जाती है। बात समझ में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का डायरेक्शन क्या रहता है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी चीज को हम लोग सदर्न डायरेक्शन में देख लेते हैं, ठीक है। ये है, हम मान ले ये यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है सदर्न डायरेक्शन में, और सदर्न डायरेक्शन में हवाएं आएंगी चारों तरफ से, इसको भरेंगी। तो बता, कोरियोलिस फोर्स के हिसाब से और फेरल के लॉ के हिसाब से सदर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली जो हवाएं रहती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली हवाएं अपने कौन से डायरेक्शन में मूव करती हैं? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में मूव करेंगी, तो बता, ये हो गया लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। अब देख, ये मूव करेगी ऐसे, ये मूव कर जाएगा ऐसे, ये मूव कर जाएगा ऐसे, और ये मूव कर जाएगा ऐसे, यानी इसका अगर डायरेक्शन देखेगी तो क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन जनरेट होगा, जो साइक्लोन बनेगा, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये याद रखना, पूछेगा कि बताओ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने वाले साइक्लोन का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? और सदर्न में क्लॉकवाइज। कैसे है वो भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। ये चीज यहाँ याद रखना ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अरे क्लॉकवाइज, सॉरी।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बाकी सारा का सारा तो सिचुएशन जो कि सारा का सारा जो स्पेसिफिकेशन है वो यही सब रहेगा कि बीच में प्रेशर कम, आसपास में प्रेशर ज्यादा, बीच में टेम्परेचर ज्यादा, आसपास में टेम्परेचर कम, इसकी स्पीड समुद्र में ज्यादा, लैंड मास पर कम। समुद्र में ज्यादा क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ विंड। समुद्र पे कम क्यों? ऑब्स्टिकल मिलते हैं। अरे जमीन पर कम क्यों? ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं कौन सी डायरेक्शन में घूम जाएंगी? राइट डायरेक्शन में। सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं लेफ्ट डायरेक्शन में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ठीक है। देख तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाओं का डायरेक्शन क्या होता है? लेफ्ट या राइट? राइट। ठीक है। तो जब तू लिखेगी ना तो लिखना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोनिक विंड जो होती है उनका डायरेक्शन राइट होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, लेकिन जो साइक्लोन होता है उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है। अरे हाँ, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन के लिए, और विंड कहेगी तो राइट डायरेक्शन विंड। इसलिए बोलूं ध्यान से सुने, देखिए विंड जब कहेगी तो राइट डायरेक्शन बताएगी, कोरियोलिस फोर्स को बताएगी। ठीक है। लेकिन जैसे ही साइक्लोन कहेगी तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि साइक्लोन कहने का मतलब पूरी हवाओं की बात कर लिया तूने, पूरा का पूरा प्रोसेस की बात कर लिया तूने। ठीक है। फिर बताना शेप कैसा है, जो कि ओवल शेप है या जो कि कैसा है तेरा, ये वी शेप में है, वी शेप में है। ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया। अब अच्छा, मैंने जब जो विंड पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि विंड को मेजर करने के या प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या? प्रेशर के लिए गेज इस्तेमाल होता है। बैरोमीटर याद है? बैरोमीटर, हाँ, मर्क्यूरी बैरोमीटर दिखाया भी था, पिक्चर भी दिखा दिखा के पढ़ाया था। हाँ? दो झापड़ मार क्यों नहीं लेती अपने आप को? ठीक है। तो प्रेशर को इसमें इंक्लूड करना। देख जब पेज भरना रहेगा तो सब इंक्लूड कर देना, जो बीच का प्रेशर है या बाहर का प्रेशर, उसको मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो सारा चीज जब मिला के लिखेगी तो अच्छा खासा आंसर बन जाएगा, लेकिन मेन मेन पॉइंट पहले लिख देने का। साइक्लोन के बारे में पूछा है तो साइक्लोन के बारे में तू पहले लिख दे, सब स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ नॉर्दर्न में ऐसे चलेगा, सदर्न में ऐसे चलेगा। इन दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ज्यादा होगा, ज्यादा साइक्लोन जनरेट होंगे। ठीक है। हाँ। अब देख, इन साइक्लोनों को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिया जाता है। ये मैं तुझे वर्ल्ड मैप पे बताऊंगा और वहां याद भी करवाऊंगा कि हमारे भारत में जो अलग अलग मतलब कि जो साइक्लोन आते हैं उनको कौन से 13 देश हैं जो मिल करके नाम देते हैं। ठीक है। हाँ, ये सब वर्ल्ड मैप का चीज है, लेकिन थियरी पोर्शन में तुझे यहाँ बता रहा हूँ अभी। ठीक है। तो तुझे ये साइक्लोन समझ में आया क्या? साइक्लोन कैसे जनरेट होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे मूव करेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे मूव करेगा, साइक्लोन की आंख जो होती है, आई ऑफ द साइक्लोन, वहां पर प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा। कोई दिक्कत इसमें? ओके ठीक है। अब देख, अब मैं तुझे समझाता हूँ एंटी साइक्लोन के बारे में। दूसरी चीज, एंटी साइक्लोन। देख, से एक एरिया है ये, यहाँ पर क्या था? हरियाली थी। ठीक है। यहाँ पर सारा का सारा हरियाली थी, और फिर एंट्री होती है किसकी? इंसानों की।
इंसानों से दुष्ट कोई है नहीं। इंसानों ने क्या किया, आसपास का सारा जो क्षेत्र था ये काटना शुरू कर दिया और यहाँ से काट डाला सबको और बीच वाले रीजन को छोड़ दिया। ठीक है, बीच वाले रीजन को छोड़ दिया। अब बता, चारों तरफ क्या हो गया है, टकला हो गया है एकदम से इधर। और सूरज जब चमकेगा टकले पर तो सबसे जल्दी कौन गर्म होगा, टकला वाला एरिया। ठीक है, और यहाँ वाला जो हरा भरा वाला एरिया है ये धीरे धीरे गर्म होगा। तो ज्यादा प्रेशर कहाँ रहेगा, 1 नंबर में या 2 नंबर में? ज्यादा प्रेशर 1 नंबर में रहेगा, यानी 2 नंबर में प्रेशर कम हो जाएगा। और जैसे ही 2 नंबर में प्रेशर कम हो जाएगा तो इस 1 नंबर से, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ किसी एक ही जगह प्रेशर कम होगा, यहाँ भी 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 होगा, यहाँ भी, चारों तरफ प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हवाएं कुछ इधर आ जाएंगी, 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 कुछ इधर आ जाएंगी। तो बता, ये जब हवाएं ऐसे ऐसे एक पर्टिकुलर रीजन से निकल के बाहर की तरफ आई तो क्या इनका कहीं एक सर्कल बन पा रहा है? नहीं, क्योंकि ये हवाएं बाहर आके इधर उधर बिखर जा रही हैं। ठीक है, ये हवाएं इधर आके बाहर की तरफ बिखर जा रही हैं। इसलिए जो एंटी साइक्लोन होता है, एंटी साइक्लोन में कहेगा कि जो हवाएं होती हैं वो अंदर से बाहर की तरफ आती हैं या बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। हवाएं अंदर से बाहर की तरफ आती हैं। और साइक्लोन में बाहर से अंदर की तरफ। तो बता, एंटी साइक्लोन में जो विंड होगी, विंड विंड कम्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये इसकी वजह से ये बिखर जाती है, स्कैटर्ड एंड स्कैटर्ड स्कैटर्ड, बिखर जाती है। बता, जहां से हवाएं आ रही थी बीच में, अगर मैं बात करूं यहाँ यहाँ इस साइक्लोन, एंटी साइक्लोन की आंख में, एंटी साइक्लोन की आंख में प्रेशर लो या ज्यादा? प्रेशर ज्यादा, यानी सेंटर में प्रेशर ज्यादा। टेम्परेचर लो या हाई? टेम्परेचर लो। बात समझ में आई? ठीक है, टेम्परेचर लो। क्या ये जो एंटी साइक्लोन है ये साइक्लोन की तरह खतरनाक होगा? नहीं, ये लेस डेंजरस। इसके आने से बस थोड़ा मोड़ा से आंधी तूफान की तरह आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम मारेगा, सबका घर उखाड़ देगा, किसी की पतली लड़की है तो उड़ा के दूसरे गांव में फेंक देगा, ऐसा नहीं होगा। लेस डेंजरस। लेकिन जब साइक्लोन आए तो कोई दुबली पतली लड़की बाहर खड़े होके दिखाए, हवा हवा में कैसे कपड़ा उड़ता है वैसे उड़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए दुबली पतली लड़कियां साइक्लोनिक टाइम में अपने आप को रस्सी से बांध कर रखे। न क्लियर हुआ? बता, अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें ये जो हवाएं रहेंगी, एंटी मतलब कि मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज एंटी साइक्लोन की बात करूं तो मुझे बताना अभी, एंटी साइक्लोन ये मैं खींच देता हूं इक्वेटर, इक्वेटर ऊपर क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, बता, ये है बीच का एरिया। यहाँ से हवाएं कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो बता, फेरेल के लॉ के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चलने वाली हवाएं किस डायरेक्शन में मूव करेंगी? राइट डायरेक्शन में। तो देख, ये हो गया लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। तो देख, ये वाला जो है ये अपने राइट में जाएगी,
ऐसे, ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, और ये आएगा ऐसे। यानी अगर मैं तुझसे पूछूं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होगा? अबे एंटी साइक्लोन हवाओं का डायरेक्शन नहीं, एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज। जबकि वही साइक्लोन का क्या था? एंटी क्लॉकवाइज था। तो समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा फिर? अबे यार, लेफ्ट राइट को तो फेरल भूल जाना तुम। मैं जब साइक्लोन कहूँ साइक्लोन, तो साइक्लोन के हिसाब से कौन सा डायरेक्शन बताएगी तू? लेफ्ट राइट बताएगी या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताएगी? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। बता, सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं किस डायरेक्शन में मूव करेंगी? अबे हवाएं गदही, मैं हवा पूछ रहा हूँ, हवा। तू सो रही है क्या? लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अगर मैं इससे कहूं कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो ये है एंटी साइक्लोन है, उसका डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इतना क्लियर हुआ? मेंस में ये सब बनाना पड़ेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, ओके। तो तुझे क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी साइक्लोन में, साइक्लोन में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देख, ये जो हमारे भारत में अगर हम बात करते हैं, जो भी आसपास के एरिया में जो साइक्लोन वगैरह आते हैं, ठीक है, जैसे मैं वर्ल्ड मैप ले लेता हूँ यहाँ, सबसे अधिक साइक्लोन कौन से रीजन में आएगा? नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं, किन दो रेखाओं के बीच में सबसे अधिक साइक्लोन जनरेट होंगे? ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देख, क्या यहाँ पर साइक्लोन जनरेट होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन बहुत कम फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत कम आएंगी। ठीक है, ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी, धीरे 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 सूरज की किरण कम होती जाएगी, तो प्रेशर क्रिएट हो ही नहीं पाएगा। तो देख, जितना हमने लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट पढ़ा है, तो जहां जहां तुझे लो प्रेशर बेल्ट दिखाई देगा, वहां वहां पर साइक्लोन जनरेट होंगे। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो साइक्लोन जनरेट होगा, वो बहुत खतरनाक होंगे, और उसके ऊपर वाले जो साइक्लोन होंगे वो उतने खतरनाक नहीं होंगे। बात समझ में आई? हाँ, इतना क्लियर है? ओके। अब देख, तो देख, अगर हम बात करें कि ये भारत का ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है, ठीक है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में जब भी कोई साइक्लोन जनरेट होता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कौन सबको? तो हमारा है आईएमडी, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर इंडियन ओशियन में कोई भी साइक्लोन जनरेट होगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? आईएमडी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं IMD, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट,
पार्ट में। देख, पहले क्या होता था कि साइक्लोन का नाम जो यूएस के नेवी के ऑफिसर होते थे ना, वो लोग अपनी बीवियों के नाम पर रखते थे। जैसे वो लोग समुद्र में हैं, समुद्र में उन्होंने देखा कि कोई ऐसा तूफान आ रहा है जो उनके शिप को तबाह कर दे रहा है, तो उस शिप को तबाह होता देख करके उन्हें अपनी बीवियों की याद आती थी। ठीक है, हेलिना, मैक्सिका, चुलीना, ऐसे ऐसे नाम याद आते थे, तो वो लोग ना अपनी बीवियों के नाम पर किसका नाम रख देते थे? उन साइक्लोनों का नाम रख देते थे कि साइक्लोन समुद्र में है तो साइक्लोन मार रहा है, घर पे रहूं तो बीबी पीटती है, इतना खतरनाक दोनों है। बाद में क्या हुआ, महिलाएं भड़क गई, वो लोग बोले हम लोग इतना खतरनाक थोड़ी ना है, हम लोग खतरनाक हैं समझ में आता है, लेकिन इतना खतरनाक है साइक्लोन की तरह। उन लोगों ने जाकर के यूएनओ में केस ठोक दिया। जब यूएनओ में केस ठोक दिया, तब वहां से रूल पास हुआ कि नहीं नहीं भाई, महिलाओं के नाम पर जो कि किसी भी साइक्लोन का नाम नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद बताया गया कि जिस रीजन में जो भी साइक्लोन आएगा, उस रीजन के हिसाब से अपना एक डिपार्टमेंट बनेगा और वो लोग क्या करेंगे, नाम देंगे। तो अगर हम इंडियन ओशियन की बात करते हैं, तो इंडियन ओशियन में आने वाले ये सारे के सारे कुल 13 देश हैं। 13 देश मिल करके क्या करते हैं, अपने यहाँ से नाम सजेस्ट करते हैं कि जब भी कोई साइक्लोन आएगा तो वो साइक्लोन का नाम ये रखा जाएगा। जैसे मैं तुझे 2021 और 22 में दिए हुए नाम के बारे में दिखाता हूँ। तुझे दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये सारे के सारे जो देश दिख रहे हैं, अब मैं नक्शा के मैप में याद करवाऊंगा तुझे कौन कौन से देश हैं। ये सब देश क्या करते हैं, अपने यहाँ से क्योंकि 13 देश हैं, तो उन्हें एक बार में क्या देना रहता है, 13 नाम देने रहते हैं। ठीक है, एक बार में 13 नाम देने रहते हैं। और जैसे ही जब कोई साइक्लोन आएगा, तो साइक्लोन का नाम इनके दिए हुए नाम के बेसिस पर पड़ जाएगा। जैसे पहला साइक्लोन आया 2020 में, तो उसका नाम निसर्ग पड़ा। फिर जब दूसरा जनरेट हुआ होगा तो इंडिया के द्वारा दिया गया गति पड़ा होगा। फिर जो कि ये ईरान के द्वारा निवार, फिर मालदीव द्वारा ये सबका ऐसे ऐसे नाम दिया जाता है। और ये जब तक चलते रहेगा, जब लास्ट में खत्म हो जाएगा तो फिर ऐसे लिस्ट जनरेट होगा और एक ही बार में ये लिस्ट बना दिया जाता है। बात समझ रहे क्या? एक ही बार में ये लिस्ट जनरेट कर दिया जाता है। तो इंडियन ओशियन में कितने देश मिल करके साइक्लोनों का नाम डिसाइड करते हैं? 13 देश। ठीक है, 13 देश मिल करके साइक्लोनों का नाम डिसाइड करते हैं इंडियन ओशियन में। 13 कंट्रीज। क्या पूछा था? हाँ, अच्छा। ठीक है, 13 कंट्री मिल करके डिसाइड दैट साइक्लोन नेम, साइक्लोन नेम। देख, 2020 से पहले जो लास्ट साइक्लोन आया था उसका नाम था अम्फान। अम्फान के बाद ऐसा जो पूरा का लिस्ट था ना, वो लिस्ट खत्म हो गया था। और अम्फान जो था, अम्फान वो लास्ट साइक्लोन था 2019 वाले लिस्ट के लिए। अब ऐसा है नहीं कि ये 2020 में बन गया तो एक ही साल में इतने सारे सब साइक्लोन आ जाएंगे। अब ये लिस्ट, हाँ, लिस्ट बन गया है कि जब तक कि साइक्लोन आते रहेंगे इनका नाम दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, और जब लास्ट जैसे साइक्लोन आएगा और ये लास्ट नाम जब खत्म हो जाएगा, क्या नाम है, समहाह। ठीक है, उसके बाद फिर नया लिस्ट जारी होगा। ठीक है, तो ये कभी ऐसा ही, इसका कोई फिक्स नहीं कि कितने साल बाद ये लिस्ट जारी करते हैं। ठीक है, अब देख, कहेगा कि अगर मतलब कि पूछेगा कि बताओ अच्छा कितने देश मिल करके इंडियन ओशियन में कितने देश मिल करके साइक्लोनों का नाम डिसाइड करते हैं, तो 13। लेकिन इस नाम के ऊपर ना उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि भाई तुम्हारे जो नाम है ना वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। 7-8 अक्षर हो गया तो उतने में सिमटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम ऐसे कोई नाम नहीं सुझाओगे जिससे किसी के रिलीजन का ठेस पहुंचे। ऐसा कोई नाम नहीं बताओगे जिससे किसी महिला का या किसी के इमोशन को चोट पहुंचे।
ठीक है। तुम्हारे यहाँ से शुरू होने वाला जो नाम वो एक्स से या डब्ल्यू से, ठीक है, ऐसे वगैरह अक्षरों से नहीं शुरू हो सकता। ऐसे नाम सुझाओ जिसको बोलने पर आम पब्लिक को समझ में आए कि अच्छा ये किसका नाम है, ये कौन सा साइक्लोन का नाम है। ठीक है, तो ये सब का भी ध्यान इसमें रखा जाता है। इतना समझ में आया क्या? कहेगा कि अच्छा पूरी दुनिया में जो साइक्लोन विक्लोन आते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? तो आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि आईएमडी किसके अंडर काम करता रहेगा? WMO के, WMO के, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। इतना बात क्लियर हुआ? ओके, अब देख, जैसे मैंने तुझे ये सब सारा का सारा बता दिया, सारे साइक्लोन के बारे में बता दिए, कौन सा जो कि डेंजरस होता है, कौन सा डेंजरस नहीं होता है, वो भी बता दिया है। ठीक है, अब देख, ये जो साइक्लोन है ना, अगर ये धरती पर है तो उसको हम लोग तो नॉर्मली ये साइक्लोन कहते हैं, मतलब जमीन पर आ गया है। लेकिन जब ये साइक्लोन वाटर बॉडीज में रहता है, यानी समुद्र पर रहता है, तो उसे हम वाटर पिलर कहते हैं। वाटर पिलर क्या कहते हैं? वाटर पिलर। ठीक है, ये देख रही है एकदम पिलर की तरह दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो वाटर पिलर। समुंदर पर साइक्लोन रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? समुंदर पर, हाँ, वाटर पिलर। अरे समुंदर पर ही है ना ये, वाटर पिलर कहेंगे। ठीक है, वाटर पिलर। यहाँ पर इसकी स्पीड कैसी रहेगी? एकदम भयानक खतरनाक वाली स्पीड, हाई होती है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड। इतना क्लियर हो गया? हाँ, अब ऐसा है कि नहीं, ये थोड़े से एरिया में, अरे भाई साहब ये 40-50 किलोमीटर की एरिया में फैले हुआ रहता है ये। ठीक है, ये दिखने में भले ऐसा पतला सा लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर देखेगी तो एकदम जैसे लगता है कि तमराज खिलफिस आ रहा है, एकदम अंधेरा छा देता है। ठीक है, भयानक बारिश, भयानक तूफान, एकदम खतरनाक होता है ये। इतना क्लियर हो गया? साइक्लोन, एंटी साइक्लोन के बारे में कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हमारा ये जो साइक्लोन वाला सेक्शन है वो खत्म होता है। ओके, एक चीज निकल जानो, एक चीज और बता ही देता हूँ। ये जो साइक्लोन होता है ना, साइक्लोन को मेजर करने के लिए जिस स्केल का यूज होता है उसे कहते हैं TS स्केल। TS मतलब कि थंडर स्टॉर्म स्केल। ठीक है, हाँ, TS थंडर स्टॉर्म स्केल। मैं सोच रहा हूँ उसको उसमें बता दूंगा, क्या बोलते हैं, मैप वाले सेक्शन में। चल उसको मैं डिस्कस होता हूँ, क्योंकि नहीं तो वहां पर फिर मैप में बताऊंगा क्या, थोड़ा सा वहां बता दूंगा। और बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग।